नमस्कार, जय हिंद साथियों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का टॉपिक है हमारा समास और समास के अंतर्गत जितने भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन बनेंगे, आप उनको करके आने वाले हैं। नमस्कार, जय हिंद साथियों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का टॉपिक है हमारा क्या? तो हमारा टॉपिक है समास। और दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम्स में बैठ जाइए, यदि आप इस क्लास को देख लेते हैं, तो आप निश्चित तौर पर उस एग्ज़ाम्स में जितने भी प्रश्न समास के अंतर्गत बनेंगे, आप उनको फोड़ कर आने वाले हैं। देखिए दोस्तों, हमने कितने बेहतर तरीके से इस स्लाइड को, इस पीडीएफ को तैयार किया है आपके लिए बड़ी मेहनत से। और एकदम जिसे कहते नहीं हैं कि दूध से अगर मलाई निकाल लो, तो मलाई में पूरी ताकत आ जाती है और फिर क्या बचता है? मट्ठा बचता है। इसी तरह हमने पूरे समाज से एकदम मलाई निकाल ली है आपके लिए। और आप इस क्लास को देखिएगा और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा समास। समास आखिर होता क्या है? किसे कहते हैं? और इसमें कैसे प्रश्न बनते हैं? एक-एक करके पूरे डिटेल के साथ अध्ययन करेंगे, बेसिक से लेकर के एडवांस तक। ठीक है? तो आप क्लास के अंत तक बने रहिएगा और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और साथ में आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। समास आखिर होता क्या है? तो समास क्या होता है दोस्तों? 2 या 2 से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो समास कहते हैं। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध हो जाता है, तो उन्हीं चीज़ों को हम क्या कहते हैं? तो उन्हीं को कहते हैं हम समास। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और समास का अर्थ क्या होता है? यानी कि संक्षिप्तीकरण को ही समास कहते हैं। तो यदि आपसे पूछ ले कि समास का आखिर मतलब क्या होता है या समास का अर्थ क्या होता है, तो हम संक्षिप्तीकरण को ही समास का अर्थ कहते हैं या समास संक्षिप्तीकरण को ही कहते हैं। जब बड़े शब्द को संक्षेप में बताया जाए, तो वही हमारा समास होता है। अब कैसे होता है? तो देखेंगे और समझेंगे। और दोस्तों, समास के कितने प्रकार होते हैं? तो समास के आप जानते हैं कि 6 प्रकार होते हैं। और कौन-कौन से होते हैं, तो हम आगे जानेंगे कि ये समास के 6 भेद कैसे होते हैं। एकदम एक लाइन की ट्रिक है और उस ट्रिक से आप पूरे 6 के 6 समासों को याद कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं। अब ये आ गई हमारी ट्रिक समास की। तो समास की ट्रिक क्या है? ट्रिक का नाम है दोस्तों द्वंद्वी अवतक। क्या है ट्रिक का नाम? द्वंद्वी अवतक। अब इस ट्रिक के माध्यम से हम पूरे 6 समासों को जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि द्वंद्वी अवतक में यानी कि 3 शब्द हैं, 3 शब्दों के माध्यम से पूरे 6 समास इसमें कवर हैं। कैसे कवर हैं? द्व से हो गया दोस्तों, क्या हो गया? द्वंद्व समास। क्या हो गया? द्वंद्व समास हो गया। और इसके आगे है दी। अब दी से हो गया द्विगु समास। दूसरा हो गया हमारा द्विगु समास। आ से हो गया हमारा क्या? अव्ययी भाव समास। आ से अव्ययी भाव समास। ब से बहुब्रीहि समास। और इसके आगे ता से हो गया तत्पुरुष समास। और लास्ट हो गया हमारा कर्मधारय समास। का से हो गया हमारा कर्मधारय समास। यानी कि द्वंद्वी अवतक यानी कि 6 समास। कितने? 6 समास। एक लाइन की ट्रिक और पूरे 6 समास पैक। इसी तरह हम एक-एक ट्रिक से बेहतर आसानी के साथ सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। और इसका कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर हो गया, तो आप एग्ज़ाम्स में एकदम से समास का क्वेश्चन फोड़ कर के आएँगे। और साथ में दोस्तों, पूरी हिंदी की प्लेलिस्ट हमारे चैनल में पड़ी हुई है, आप जा कर के देख सकते हैं। यूपी टेट के लिए और अदर वन डे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ सारी चीज़ों को अरेंज किया गया है। तो आप जाइएगा और क्लास को देखिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखेंगे हम पहला समास का भेद है द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास किसे कहते हैं? तो इसको समझिएगा और पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा इस क्लास को। और फिर चलते हैं आगे। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसी को हम द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास दोस्तों, द्वंद्व समास किसे कहते हैं?
तो जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसी को हम द्वंद्व समास कहते हैं। अब हम इसकी ट्रिक जानेंगे। देखिए, एक-एक ट्रिक नहीं, 2-2 ट्रिक, 3-3 ट्रिक के माध्यम से हम इसको समझाने का प्रयास किए हैं कि आप किसी एक चीज़ से लॉजिक लगाएँगे और पूरे क्वेश्चन को फोड़ देंगे। ठीक है? तो हम देखेंगे पहली ट्रिक, द्वंद्व समास में अधिकतम योजक चिन्ह का लोप होता है दोस्तों। क्या होता है? तो द्वंद्व समास में 2 शब्दों के बीच योजक चिन्ह आपको संकेत देगा कि मैं हूँ द्वंद्व समास। और ठीक दूसरी ट्रिक होगी, क्या होगी ट्रिक? द्वंद्व समास में योजक चिन्ह की जगह हम और विभक्ति का लोप पाते हैं। जब भी हम देखेंगे कि द्वंद्व समास में देखेंगे तो योजक चिन्ह यदि लगा होगा तो योजक चिन्ह की जगह हम और विभक्ति का लोप भी पाते हैं। अब आगे चलेंगे, देखेंगे और एक चीज होती है इसमें, तो क्या होती है? तो आगे चलेंगे और समझेंगे कि इसके आगे क्या होता है। अभी मैं आपको एक ट्रिक और बताऊंगा इसकी समझने की। क्या बताऊंगा? वो यहाँ पर बताऊंगा। अब जैसे दोस्तों, ये हमने योजक चिन्ह की बात की है, ट्रिक बताया है कि 2 शब्दों के बीच में जब योजक चिन्ह आएगा तो हम कैसे जानेंगे कि ये कौन-सा समास है। अब दोस्तों तीसरी ट्रिक है माता-पिता। अब देखिए, माता-पिता दोनों में क्या है? तो एक-दूसरे के विपरीत हैं, है ना? एक-दूसरे के विलोम हैं। है कि नहीं? माता का पिता, पिता का माता। तो एक दूसरे के विरोध में है या विपरीत में है और दोनों के बीच में योजक चिन्ह आया हुआ है और योजक चिन्ह की जगह क्या है दोस्तों? और विभक्ति का लोप है। अब ये हो गया हमारा, क्या हो गया? तो ये हो गया हमारा समास विग्रह। माता-पिता का, यानी कि माता और पिता, योजक चिन्ह की जगह और विभक्ति है, शब्द आपस में विलोम है, इसीलिए हमारा कौन-सा समास? तो समास होगा हमारा द्वंद्व समास। दूसरा है रामकृष्ण। अब रामकृष्ण एक दूसरे के विलोम हैं और दोस्तों देखिए, यहाँ पर आप विलोम भी समझते जाइएगा। तो देखिए, ये दोनों रामकृष्ण के बीच में क्या आया हुआ है? योजक चिन्ह आया हुआ है और योजक चिन्ह की जगह हम और विभक्ति का लोप भी पाते हैं। यहाँ पर हमारा कौन-सा समास होगा? तो हमारा समास होगा द्वंद्व समास। कौन-सा? द्वंद्व समास। ठीक इसी तरह भाई-बहन के बीच योजक चिन्ह है और योजक चिन्ह की जगह और विभक्ति का लोप है, तो यहाँ पर भी आप आँख मूंद कर आंसर लगाएँगे। क्या लगाएँगे? तो लगाएँगे दोस्तों द्वंद्व समास। ठीक इसी तरह पापमुंड में भी, पापमुंड में भी क्या है? पापमुंड में और विभक्ति का लोप है और दोनों के बीच में योजक चिन्ह आया हुआ है, इसीलिए हमारा कौन-सा समास? समास हो गया हमारा द्वंद्व समास। सुख-दुःख, ये भी आपस में एक दूसरे के विलोम हैं और दोनों के बीच में योजक चिन्ह है, इसलिए हमारा कौन-सा समास? समास होगा हमारा द्वंद्व समास। अब बताइएगा, द्वंद्व समास आपको रट गया होगा, नहीं रटा है तो फिर भी एक बार मैं फिर से बताता हूँ कि जिस समास के बीचों बीच में योजक चिन्ह आए और योजक चिन्ह की जगह और विभक्ति का लोप हो और शब्द आपस में विलोम हो, 3-3 चीजें आप गेस कर सकते हैं और जैसे ही आप गेस करेंगे, आप आंख मूंद कर आंसर टिक करेंगे द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास। आप चलते हैं आगे। यही मैंने आपको इस बात को अभी बता भी दिया है। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह के साथ-साथ शब्द आपस में क्या होंगे? तो विलोम होंगे दोस्तों। जैसे माता-पिता, माता-पिता एक दूसरे के विलोम हैं और दोनों के बीच में योजक चिन्ह का लोप है और योजक चिन्ह की जगह और विभक्ति का लोप होता है। इसीलिए हमारा कौन-सा समास? तो द्वंद्व समास होगा। ठीक इसी प्रकार दिन-रात में भी होगा। ठीक है? अब चलते हैं हम नेक्स्ट समास की ओर। तो हमारा दूसरा होगा कौन-सा? द्विगु समास होगा। कौन-सा? द्विगु समास होगा और द्विगु समास किसे कहते हैं? जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो, यानी कि पहला पद संख्यावाची हो, हमारा कौन-सा समास होगा? हमारा द्विगु समास होगा। कौन-सा? द्विगु समास होगा। बच्चा बच्चा और बड़े से बड़े और छोटा से छोटा, कोई भी इस क्लास को देखेगा एकदम आसान से कॉन्सेप्ट के साथ, बिल्कुल सिंपल सी भाषा में इसको समझ पाएगा। तो आप देखिएगा इस क्लास को और बताइएगा कि आपको समास समझ में आया कि नहीं, आप इसके क्वेश्चन कर पाएंगे कि नहीं। और इसके क्लास के बाद अगले दिन आपको
इसके क्वेश्चन आंसर भी देखने को मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िएगा और साथ में दोस्तों हिंदी के साथ-साथ भी हम इंग्लिश की क्लास शुरू करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। तो द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास हमारा पहला पद संख्यावाचक होता है द्विगु समास में। कैसे होता है? अभी हम इसकी ट्रिक जानेंगे और ट्रिक के बाद एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे और कैसे फिर आगे हम प्रश्न भी बनाएंगे। ठीक है? तो दोस्तों हम द्विगु समास की पहली ट्रिक जानेंगे। क्या जानेंगे? द्विगु समास में संख्या की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? तो हमारी संख्या की प्रधानता होती है। जब भी आप देखेंगे तो पहला पद आप संख्यावाची पाएंगे। आप आंख मूंद कर टिक करेंगे द्विगु समास। दूसरी टिक है पहला पद संख्यावाची होता है, बात एक ही है, यानी कि जिसका पहला पद संख्यावाची दिखे आपको, आप आंसर करेंगे द्विगु समास में। किसमें? द्विगु समास में। कैसे करेंगे? अब एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे और देखेंगे। ठीक है? तो आइए समझते हैं और देखते हैं। अब जैसे नवरत्न, अब नवरत्न का पहला जो अक्षर है नव, यानी कि संख्या की प्रधानता है और पहला पद संख्यावाची है और इसका विग्रह हो जाता है नवरत्नों का समूह। क्या हो जाता है? इसका समास विग्रह हो जाता है नवरत्नों का समूह। इसलिए हमारा कौन सा समास? तो हमारा समास हो जाएगा द्विगु समास। ठीक इसी प्रकार सप्तद्वीप, यानी कि 7 द्वीपों का समूह हो गया। अब यहाँ पर सप्तद्वीप में क्या आया हुआ है? पहला पद संख्यावाची है, सप्त यानी कि 7 और 7 द्वीपों का समूह। इसलिए हमारा कौन सा समास? समास हो गया हमारा द्विगु समास। तीसरा है त्रिभुवन। अब त्रि में 3 संख्या की बात करता है, पहला पद संख्यावाची है, इसलिए हमारा कौन सा समास हो जाएगा? हमारा द्विगु समास हो जाएगा। और त्रिभुवन का समास विग्रह होता है 3 भवनों का समूह। 3 भवनों का समूह त्रिभुवन। अगला है हमारा सतमंजिल। सतमंजिल यानी कि 7 मंजिलों का समूह। ये हमारा समास विग्रह हो गया और पहला पद इसमें 7, सत में 7 है। सतमंजिल की बात हो रही है, संख्या की बात हो रही है, इसलिए हमारा कौन सा समास? समास हो जाएगा हमारा द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। तीसरा हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास। अब दोस्तों इस समास को देखिएगा और बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। इस क्लास के माध्यम से हम समास का एकदम से बेहतर तरीके से आपका रिवीजन और साथ में पूरे कॉन्सेप्ट के साथ एक-एक चीजें कवर कर रहे हैं। आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब तीसरा देखेंगे आप, क्या देखेंगे? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो, कर्मधारय समास होता है। क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। यानी कि जिस समास का पहला पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष हो, कर्मधारय समास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कर्मधारय समास कहलाएगा। और ट्रिक नंबर 1 क्या कह रही है? विशेषता बताने वाले समास को हम क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं कर्मधारय समास। क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। यानी कि जब भी शब्दों की विशेषता की बात हो, वहां पर कर्मधारय समास होगा। कौन सा होगा? कर्मधारय समास होगा। कैसे होगा? अब आगे जानेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं और जब हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से किसी भी चीज को समझ लेते हैं तो हम पूरी तरह से सिक्योर हो जाते हैं या हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो देखिएगा और समझिएगा। अब काली मिर्च, अब मिर्च की विशेषता है इसमें काली, यानी कि शब्द की विशेषता हो गई। मिर्च कैसी है? काली है, यानी कि काली है जो मिर्च, मिर्च की विशेषता बन गई। इसीलिए हमारा कौन सा समास? समास होगा हमारा कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास। क्यों होगा? क्योंकि मिर्च की विशेषता काली है। ठीक है? और इसका विग्रह क्या हो जाता है? विग्रह हो जाता है दोस्तों काली है जो मिर्च। इसी तरह नील कमल, नीला है जो कमल। अब कमल की बात क्या है? तो कमल की विशेषता नीला के रूप में, यानी कि नीले रंग का बताया गया है कमल। इसलिए हमारा कौन सा समास? समास होगा हमारा कर्मधारय। तो जब भी आप देखेंगे कि किसी शब्द की विशेषता बताई गई है, तो जब विशेषता की बात हो तो आप आंख मूंद कर आंसर करेंगे कर्मधारय समास में। किसमें? कर्मधारय समास में। नीला है जो कमल, यानी कि कमल की विशेषता हो गई नीला।
और ये कौन सा समास होगा? तो समास होगा हमारा कर्मधारय समास। इसी तरह चंद्रमुखी, अब चंद्रमा के समाक मुख वाली, यानी कि मुख की विशेषता कैसी है? तो मुख की विशेषता है चंद्रमा के समान। तो यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास। ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट समास की ओर। तो हमारा समास होगा चौथे नंबर वाला। चौथे नंबर का कौन सा है? अव्ययी भाव समास। कौन सा? अव्ययी भाव समास। अब इसको भी एकदम ट्रिकी वे में एग्जांपल्स के माध्यम से बिल्कुल बेहतर तरीके से सीखेंगे और समझेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है? तो आइए देखते हैं। अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। यानी कि पहला पद अव्यय हो, अव्ययी भाव समास होगा। ट्रिक क्या है? तो ट्रिक कह रही है प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अव्ययी भाव समास कहलाता है। जब भी आप किसी भी शब्द में उपसर्ग देखेंगे और पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सा समास है, तो आप उपसर्ग को देखते ही आंसर टिक करेंगे अव्ययी भाव समास में। किसमें? अव्ययी भाव समास में आंसर टिक करेंगे। ठीक है? अब चलते हैं आगे, तो देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कैसे होता है। तो एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं और देखते हैं। अब जैसे हो गया यथा स्थान। अब स्थान में यथा जो है ये क्या है? तो यही हमारा क्या लगा हुआ है? उपसर्ग लगा हुआ है। और यथा उपसर्ग के कारण हमारा इसका अर्थ क्या हो जाता है? स्थान के अनुसार। यानी कि इस उपसर्ग यथा लगा होने के कारण यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा होगा? तो अव्ययी भाव समास होगा। दूसरा है आजीवन, यानी कि पूरे जीवन भर। अब जीवन में आ जो उपसर्ग लगा हुआ है यही तो हमारा है। क्या है? तो अव्ययी भाव समास की पहचान है दोस्तों। जब भी आप किसी भी शब्द में उपसर्ग देखें, यानी कि पहला पद अव्यय हो या पूर्व पद अव्यय हो, वहीं पर अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा होता है? तो अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा होता है? तो अव्ययी भाव समास होता है। अब यहाँ पर प्रतिदिन है। अब दिन में प्रति जो लगा हुआ है यही तो है हमारा अव्ययी भाव समास। ये उपसर्ग है और उपसर्ग के कारण ही हम इसमें क्या जानते हैं? तो हम जानते हैं कि अव्ययी भाव समास हो गया, प्रत्येक दिन इसका क्या हो गया? तो ये दोस्तों, ये जितने भी हैं ये हमारे इधर वाले समास के विग्रह हैं। जैसे आपसे पूछ ले कि यथा स्थान का समास विग्रह क्या होता है? तो स्थान के अनुसार। आजीवन का समास विग्रह क्या होगा? जीवन भर होगा। प्रतिदिन का समास विग्रह क्या हो जाएगा? प्रत्येक दिन हो जाएगा। अब यथा स्थान में क्या है? तो यथा स्थान में यथा जो उपसर्ग लगा हुआ है इसी के कारण कौन सा समास हो जाएगा? हमारा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और यदि आपसे पूछ ले कि यथा समय का समास विग्रह क्या होता है? तो यथा समय का समास विग्रह होता है समय के अनुसार होता है। क्या होता है? समय के अनुसार होता है। अब चलेंगे दोस्तों आगे देखेंगे और समझेंगे। एक एग्जाम्पल्स और लगा है और इसका भी मतलब बहुत जरूरी होता है समझना। तो क्या लिखा है? नोट करके आप इस चीज को लिख लीजिएगा कहीं पर, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये कंफ्यूजन कर देता है कभी कभी, क्योंकि योजक चिन्ह आता है बीच में। लेकिन उस योजक चिन्ह में क्या बात हुई थी? उस योजक चिन्ह में जब हम किसकी बात कर रहे थे? तो हम बात कर रहे थे जब द्वंद्व समास की, तो आपस में शब्द विलोम थे, लेकिन शब्द इसमें क्या होंगे? तो इसमें होंगे रिपीटेड शब्द होंगे। किसमें? अव्ययी भाव समास में रिपीटेड शब्द होंगे। और द्वंद्व समास में क्या होते हैं? एक दूसरे के विपरीत होते हैं। दोनों के बीच में क्या होता है? तो योजक चिन्ह होता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। क्या है? अगर कोई समास रिपीट शब्द हो और साथ में योजक चिन्ह लगा हो तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। कैसे होता है? जैसे कि अब जैसे रात रात है, तो रात रात के बीच में योजक चिन्ह है, तो योजक चिन्ह तो लगा है। आप सोचें कि योजक चिन्ह लगा है तो हम टिक करेंगे आंसर द्वंद्व समास में, तो आपका हो जाएगा गलत। आपको शब्द को भी देखना है कि वो विलोम है कि एक समान है। तो यहाँ पर समान है तो अव्ययी भाव समास, और अगर शब्द विलोम है तो हमारा द्वंद्व समास। इस बात को आप लिख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। जब भी आप देखेंगे कि शब्द आपस में क्या है? एक जैसे हैं और बीच में योजक चिन्ह है, तो आंसर करेंगे आप अव्ययी भाव समास। और यदि आप समास में
देखते हैं कि शब्द आपस में विलोम है तो आप द्वंद्व समास की तरफ जाएँगे, ठीक है? इस बात को आप नोट करिएगा। जैसे दिन-दिन हो गया तो इसमें क्या हो जाएगा? दिन-दिन में हो जाएगा हमारा अव्ययीभाव समास और ठीक इसी तरह होता अगर दिन-रात हो जाता यहाँ पर इसकी जगह रात हो जाता तो हमारा हो जाता क्या हो जाता फिर वहाँ पर? वहाँ पर हो जाता हमारा द्वंद्व समास। तो इस बात को आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं आगे। अगला है हमारा कौन-सा समास? तो समास है हमारा बहुव्रीहि समास। कौन-सा? बहुव्रीहि समास। इसे समझते हैं और देखते हैं कि बहुव्रीहि समास में एकदम इसको भी धुआँ-धुआँ कर देंगे। क्लास के साथ आप बने रहिएगा और क्लास के अंत में बताइएगा कि आपको कौन-सा समास समझ में नहीं आया है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम दोबारा आपके लिए वीडियो लेकर आएँगे और उसको और बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो देखिएगा बहुब्रीहि समास, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध होता है, बहुब्रीहि समास होता है। क्या होता है? जब दोनों पदों के माध्यम से तीसरे की बात की जाएगी या तीसरे का अर्थ का बोध होगा, वहाँ पर हमारा समास होगा बहुब्रीहि समास। कौन-सा? बहुब्रीहि समास होगा। कैसे होगा? अभी आगे हम बात करेंगे कैसे होगा। अब एक नोट डाल के आप नोट डाउन इसको भी कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो भी आपको मैं इस क्लास में बता रहा हूँ। आपको इससे बेहतर समास की क्लास कहीं नहीं मिलेगी और आप पूरे हिंदी को एकदम ट्रिकी वे में आसान सी भाषा के साथ समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाइएगा और देखिएगा और समझिएगा और साथ में बताइएगा कि आप कितने बेहतर तरीके से हिंदी को सीख पा रहे हैं, हिंदी व्याकरण को समझ पा रहे हैं। अब इसमें क्या है, तो नोट ऐसा है, जैसा समास या ऐसा समास जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, वही हमारा बहुब्रीहि समास होता है। यानी कि बहुब्रीहि समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होगा। क्या होगा? कोई भी पद प्रधान नहीं होगा। किसका? बहुब्रीहि समास का। क्यों नहीं होगा? आगे बात करेंगे, देखेंगे हम एग्ज़ाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे और देखेंगे। दोनों पदों के माध्यम से तीसरे की बात की जाएगी, अभी मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर हम उस चीज़ को समझेंगे। अब लिखा है हमारा क्या? एग्ज़ाम्पल्स क्या कह रहा है? दशानन यानी कि 10 मुख हैं जिसके अर्थार्थ रावण। कौन? रावण। अब दशानन इसमें किसकी बात कही गई है? 2 पदों के माध्यम से तीसरे की बात की गई है और इसका दशानन का समास विग्रह यदि पूछे तो 10 मुख हैं जिसके अर्थार्थ रावण हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थार्थ शिव जी। अब यहाँ पर किसकी बात हो गई है? तो यहाँ पर शिव जी की बात हुई है और नीलकंठ के माध्यम से यानी कि कैसे बात हुई है? आप देख रहे हैं समास में दोनों पदों के माध्यम से एक तीसरे अर्थ का बोध होता है, वहीं पर हमारा बहुव्रीहि समास होता है। अब जैसे लंब उदर है, तो लंबा है उदर जिसका अर्थार्थ गणेश जी की बात हो रही है, यहाँ पर भी हमारा समास होगा बहुव्रीहि समास। कौन-सा? बहुव्रीहि समास होगा। 2 पदों के माध्यम से तीसरे की बात हो रही है। यहाँ पर लंबोदर में कोई तीसरा शब्द है? नहीं है, लेकिन दोनों पदों के माध्यम से तीसरे की बात हो जाती है, गणेश जी की बात हो जाती है, इसलिए हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसी तरह गिरिधर है, यानी कि गिरि को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। अब श्री कृष्ण की बात हो रही है और गिरधर के माध्यम से हो रही है। यहाँ पर श्री कृष्ण कहीं तो गिरधर में नहीं लिखा है ना, लेकिन दोनों पदों के माध्यम से इस तीसरे की विशेषता है, तीसरे की बात की जा रही है, इसलिए हमारा कौन-सा समास होगा? समास होगा हमारा बहुब्रीहि समास। कौन-सा? बहुब्रीहि समास। और लास्ट वन है हमारा तत्पुरुष समास। कौन-सा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के दोस्तों कितने प्रकार होते हैं? तो इसके हम 6 भेद होते हैं। कितने? 6 भेद जानते हैं और 6 भेद इसके कैसे-कैसे होते हैं? एकदम आसान सी ट्रिक के साथ आपको जानकारी दी जाएगी और समझा दी जाएगी। तो तत्पुरुष समास कहते किसे हैं आखिर? इस बात को समझते हैं और इसके बाद हम इनको एक-एक करके पूरे डिटेल से, बेसिक से और एडवांस तक सीखेंगे और समझेंगे। जिस समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान हो, वही हमारा तत्पुरुष समास होता है। कौन-सा होता है? तो तत्पुरुष समास होता है। जिस समास का पहला पद गौण और दूसरा पद हमारा प्रधान हो, वही हमारा तत्पुरुष समास होता है। ठीक है? अब इसके एक-एक भेद जान लेते हैं कि 6 भेद होते कैसे हैं?
एकदम ट्रिकी वे में आसान सी भाषा के साथ बिल्कुल आसान से तरीके के साथ एकदम 6 समास होंगे और 6 समासों को हम तत्पुरुष समास के भेद हैं और इनको हम एक स्लाइड के माध्यम से पूरा संपूर्ण डिटेल अध्ययन कर लेंगे और समझ लेंगे। पहला हो गया हमारा कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष की ट्रिक होगी आपको जब हम उसका विग्रह करेंगे तो उसमें हम पाएंगे कि को विभक्ति का लोप होगा। कैसे होगा? हम आपको बताते हैं कैसे होगा। जैसे कि कर्म तत्पुरुष की हम बात कर रहे हैं, को विभक्ति के लोप है, तो हम देखेंगे और समझेंगे कि कैसे होगा। अब जैसे मतदाता हम लिख दें यहाँ पर मतदाता। अब मतदाता लिख गया है और ये कर्म तत्पुरुष का एग्जाम्पल्स है, उदाहरण है। और यदि इसका समास विग्रह किया जाता है तो मत को देने वाला हो जाता है, यानी कि मतदाता का मतलब हो जाता है मत को देने वाला। तो यहाँ पर को विभक्ति का लोप हो गया, इसलिए हमारा कर्म तत्पुरुष हो गया। दूसरा एग्जाम्पल्स देख लीजिए, गिरह कट। गिरह कट और गिरह कट का समास विग्रह होता है गिरह को काटने वाला। क्या होता है? इसका होता है समास विग्रह गिरह को काटने वाला, यानी कि को विभक्ति का लोप है, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। दूसरा है हमारा करण तत्पुरुष। यहाँ पर से विभक्ति का लोप होगा, किसमें होगा? करण तत्पुरुष में होगा। कैसे होगा? तो ये कारक चिन्हों के प्रयोग के आधार पर हमारे तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। यानी कि कारक चिन्ह हमारे कितने होते हैं? तो कारक चिन्ह कुल 8 होते हैं, लेकिन हम तत्पुरुष समास के अंतर्गत इनको 6 भेदों के नाम से समास में जानते हैं। और 2 पहला और लास्ट वाला नहीं होता है, पहला होता है कर्ता और लास्ट होता है हमारा संबोधन। इनको काट करके जो बीच वाले 6 बचते हैं, ये हमारे तत्पुरुष समास में भी जाने जाते हैं। यदि आप कारक को जानते होंगे या कारक के नाम और उसके विभक्ति या पहचान आपको पता होगी तो आप इसके आंसर बिल्कुल आंख मूंद कर टिक कर जाएंगे, वही चीज तो इसमें लिखा है। अब तीसरा हो गया हमारा कौन सा? दूसरे की बात कर रहे थे ना, तो दूसरा हो गया हमारा कर्ण तत्पुरुष। से विभक्ति का लोप होगा। कैसे होगा? एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूँ, यहाँ जगह कम है इसलिए लिखने में समस्याएं हो रही हैं, तो आप समझ लीजिएगा। अब जैसे कर्ण तत्पुरुष की हम बात कर रहे हैं ना, तो जन्मजात यानी कि जन्म से उत्पन्न इसका हो जाता है समास विग्रह। जन्मजात का समास विग्रह होता है जन्म से उत्पन्न। अब जन्म से उत्पन्न यानी कि से विभक्ति का लोप है, किसका है? से विभक्ति का लोप है, इसलिए हमारा करण तत्पुरुष। दूसरा है मुंह मांगा। अब मुंह से मांगा इसका समास विग्रह हो जाता है, तो मुंह से मांगा में से विभक्ति का लोप है, करण तत्पुरुष हो जाएगा। इसी प्रकार अगला है हमारा संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में क्या होता है? के लिए विभक्ति का लोप होगा। किसका होगा? के लिए विभक्ति का उपयोग होगा। कैसे होगा? जैसे कि हथकड़ी। अब हथकड़ी है तो हाथ के लिए कड़ी, के लिए विभक्ति का योग है। क्या है? के लिए विभक्ति का उपयोग है। हथकड़ी में कौन सा समास होगा? तो हथकड़ी में होता है हमारा समास संप्रदान तत्पुरुष। क्यों होता है? क्योंकि हाथ के लिए जो कड़ी होती है और के लिए विभक्ति संप्रदान में प्रयोग होती है, यानी कि संप्रदान तत्पुरुष में के लिए विभक्ति का लोप होता है, इसलिए हमारा समास कौन सा? संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल है सत्याग्रह, यानी कि सत्य के लिए आग्रह। अब सत्य के लिए आग्रह में के लिए विभक्ति का यूज है। इसका के लिए विभक्ति का यूज है, इसीलिए हमारा संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष कौन सा है? तो अपादान तत्पुरुष है दोस्तों हमारा से अलग होने का लोप होगा। अब यहाँ पर से विभक्ति तो आएगी लेकिन अलगाव की बात करेगा, यानी कि जब भी हम देखेंगे कि यहाँ पर शब्दों में अलगाव हो रहा है, वहां पर हम अपादान तत्पुरुष आंसर टिक करेंगे। से का प्रयोग तो होगा लेकिन अलगाव के लिए होगा। कैसे होगा? जैसे धनहीन। अब धन से जो हीन है वही हमारा धनहीन होता है, यानी कि
धनहीन का समास विग्रह हो जाएगा धन से हीन, धन से हीन। और ये जो से विभक्ति है यही हमारी क्या है, तो ये से विभक्ति है, धन से हमें अलग कर रही है, इसीलिए हमारा आपादान तत्पुरुष होगा। कौन सा? आपादान तत्पुरुष होगा। और अगला है हमारा भयभीत, यानी कि भय से भीत। अब भय से जो भीत होगा तो इसमें से विभक्ति का लोप है, इसीलिए हमारा कौन सा समास? हमारा समास हो जाएगा आपादान तत्पुरुष समास। अब नेक्स्ट कौन सा है? तो नेक्स्ट है हमारा संबंध तत्पुरुष। कौन सा है? सेकंड लास्ट होगा हमारा संबंध तत्पुरुष समास। और सेकंड लास्ट में कैसी बात हो रही है? संबंध कारक चिन्ह का लोप होगा। अब संबंध कारक चिन्ह आप पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे, यानी कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध का के की रा रे री ना ने नी जहां पर ही होता है वही हमारा संबंध तत्पुरुष समास होता है। यानी कि का हो सकता है, का के की रा रे री ना ने नी, इन विभक्तियों का प्रयोग होगा, संबंध कारक चिन्हों का लोप होगा, तो वहीं पर हमारा होगा संबंध तत्पुरुष। कौन सा? संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जैसे कि प्रेम सागर। अब प्रेम सागर का विग्रह करने पर, यानी कि समास विग्रह करने पर प्रेम का सागर हो जाता है, इसलिए इसमें प्रेम का सागर का विभक्ति का लोप है, संबंध कारक चिन्ह की वजह से संबंध तत्पुरुष हो जाता है। कौन सा? संबंध तत्पुरुष हो जाता है। अब जैसे भारत रत्न, अब आपसे पूछ ले कि भारत रत्न में कौन सा समास होगा, तो आप बताएंगे भारत का रत्न, इसका हो जाता है समास विग्रह, और इसका अर्थ क्या हो जाता है, यानी कि भारत का रत्न। अब का विभक्ति का लोप है, संबंध तत्पुरुष, यानी कि का हो सकता है, रा हो सकता है, का के की हो सकता है, ना ने नी हो सकता है। यानी कि जब भी संबंध की बात की जाएगी, जब भी आपको संबंध दिखे दो शब्दों के बीच, तो आप संबंध तत्पुरुष लगाएंगे। और लास्ट वन है हमारा अधिकरण तत्पुरुष। कौन सा? अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में किसकी बात होती है? तो बात होती है हमारी अधिकरण कारक चिन्हों की। किसकी? अधिकरण कारक चिन्हों की। और अधिकरण कारक चिन्ह क्या होते हैं? में होता है, मैं होता है, पर होता है। जब भी इन तीनों का लोप होगा तो वहां पर अधिकरण कारक या अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। कैसे होगा वो आपको मैं बताता हूं कि कैसे होगा। जैसे नीति निपुण। अब नीति निपुण का जब हम समास विग्रह करते हैं तो ये नीति में निपुण हो जाता है। क्या हो जाता है? नीति निपुण का समास विग्रह करने पर नीति में निपुण हो जाता है। अब जब नीति में निपुण हो गया तो यहाँ पर में विभक्ति का लोप है, और में विभक्ति के लोप के कारण हमारा अधिकरण तत्पुरुष हो जाता है। कौन सा? अधिकरण तत्पुरुष हो जाता है। दूसरा है हमारा आत्मविश्वास, यानी कि आत्मा पर विश्वास। अब आत्मा पर विश्वास में पर विभक्ति का लोप है। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास का हो गया समास विग्रह। समास विग्रह क्या हो गया? आत्मा पर विश्वास हो गया। और जब आत्मा पर विश्वास हो गया तो पर विभक्ति का लोप है। अब जब पर विभक्ति का लोप है तो यहाँ पर हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। घुड़सवार। अब घुड़सवार का जब हम समास विग्रह करते हैं तो पाते हैं घोड़े पर सवार। जब घोड़े पर सवार समास विग्रह होता है तो पर विभक्ति का लोप है, और जब पर विभक्ति का लोप हम देखते हैं तो हम आंसर टिक करते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास में। किसमें? अधिकरण तत्पुरुष समास में। तो दोस्तों ये हमारे तत्पुरुष समास के वेद हो गए। और यदि आपको इसको जो है तत्पुरुष समास का पूरा डिटेल के साथ अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम अगली नेक्स्ट क्लास में इनको एक एक करके बेहतर तरीके से समझाएंगे और देखेंगे कि आप इससे कितना सीख पाते हैं। तो दोस्तों यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इस क्लास को आप लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जितने भी महत्वपूर्ण हम क्लासें लेकर के आएँ, हम एकदम से बहुत बेहतर तरीके से एकदम बेस्ट कंटेंट के साथ आपको क्लास प्रोवाइड करेंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।